हाँ, शुरू शुरू में जैसे हाथ पैर का कांपना हो गया या फिर चलने में धीमापन आ गया या फिर कदम छोटे छोटे होने लगते हैं, बॉडी में स्टिफनेस आ जाता है, कोई एक पेन पकड़ना चाहता है या फिर चाय का कप पकड़ना चाहता है, उसमें भी कोई इतना ज्यादा स्ट्रेस होने लगा है हमें, लाइक वर्क में, पर्सनल लाइफ में, वो भी धीरे धीरे डिग्रेड करने लगता है। खाने में टॉक्सिसिटी, पेस्टिसाइड्स, इसको कंपवात बोला जाता है, जैसे कंपन होता है ना। तो कंपवात, ये जो थेरेपी है दिस इज हाइड्रोजन थेरेपी। तो हाइड्रोजन अगर थेरेपी कोई पार्किंसन पेशेंट लेता है तो क्या उसके सेल्स रीजनरेट होने शुरू हो जाएंगे? ब्रेन सेल्स रीजनरेट होते हैं, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और आज का जो विषय है वो बेहद ही गंभीर विषय है, पार्किंसंस। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको लेकर मरीज अधिकतर कंफ्यूज्ड है कि उसका ट्रीटमेंट सही में मौजूद है या नहीं है, परमानेंट इलाज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कहाँ जाए, किस डॉक्टर के पास जाएं, क्या आयुर्वेदा ठीक है, क्या नेचुरोपैथ ठीक है, क्या होम्योपैथ ठीक है, क्या मुझे आजीवन दवाई लेनी पड़ेगी। हमने अभी तक में हजारों मरीजों से बात की है और उनमें सैकड़ों के हिसाब से पार्किंसंस के भी पेशेंट मिले हैं हमें। कई तो ऐसे मरीज रहे हैं जिन्होंने अपना नाम तक जो ठीक से नहीं लिख पा रहे थे, जिनके हाथ कांप रहे थे, जो खड़े खड़े आगे भाग रहे थे, यानी कि उनका अपने शरीर पर ही कोई कंट्रोल नहीं है। और सोच के देखिए वो समस्या कितनी गंभीर हो सकती है जब आपका खुद का शरीर आपका साथ छोड़ने लग जाए, आप जहां खड़े हैं वहां सही से खड़े ना रह पाए, अपना नाम ना लिख पाए, खाना ना खा पाए। और अपनी समस्या तो ठीक है, लेकिन परिवार की समस्या कितनी ज्यादा बड़ी होती है जब कोई बड़ा बुजुर्ग, जब घर का कमाने वाला व्यक्ति जिसे पार्किंसन हो जाए और एक ही व्यक्ति है जो पैसा घर में लेकर आ रहा है और उसे इस तरीके की समस्या है, वो अपने शरीर पर काबू नहीं पा रहा है। तब ऐसे में जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे और डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि आजीवन दवा खाइए, तब सोचिए उस मरीज के दिमाग और दिल पर क्या बीतती होगी। लेकिन आज हम एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमने बेहद ही कम सुना है और ऐसा भी दावा है कि वो एक बेहतरीन इलाज हो सकता है पार्किंसंस के पेशेंट के लिए, और हो सकता है कि ये इलाज आपके लिए एक नई किरण साबित हो। तो इस गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए अभी हम मौजूद हैं विस्तार वाटिका में और हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर जयश्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका जयश्री। थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से मैंने पूरी ओपनिंग की है और पेशेंट से हम मुलाकात करते हैं और उस पेशेंट का जो तकलीफ है हमें महसूस नहीं हो सकता क्योंकि हमने वो नहीं झेला है। वो पेशेंट और पेशेंट का परिवार ही जानता है कि उसकी समस्याएं क्या हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल होता है पेशेंट्स के पास वो ये है कि क्या इसका परमानेंट इलाज मौजूद है, क्या मुझे जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, या मैं कभी ठीक भी हो सकता हूँ। तो आप इसे कैसे देखते हैं, क्या परमानेंट ट्रीटमेंट है? यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि पेशेंट को अपने डिजीज से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इसका कहीं पे भी कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पार्किंसंस है क्या। बिल्कुल जब हमें इसके बारे में पता चलेगा देन हम सॉल्यूशन के और फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। बिना जाने हम बस ट्रीटमेंट के पीछे भागेंगे तो इतना ज्यादा हमें कंफ्यूजन ही होता रहेगा। बिल्कुल सही। या तो पार्किंसंस क्या है, इसके बारे में ही समझाइए। ओके, मैं इसको सिंप्लीफाई वे में बता देती हूँ। सो पार्किंसंस एक ऐसा डिजीज है जो हमारा ब्रेन से रिलेटेड है। ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। हमारा ब्रेन का एक हिस्सा है सब्सटेंशिया नाइग्रा जो डोपामिन प्रोड्यूस करता है। हाँ, डोपामिन का ये काम है कि सारे हमारा बॉडी का मूवमेंट को वो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है और प्रॉपर तरीके से जो हमारा खुशी, हैप्पीनेस वाला जो हार्मोन है वो भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं। जब ये सेल्स धीरे धीरे डैमेज होने लगता है तो डोपामिन भी हमारे बॉडी में कम होने लगता है। जस्ट बिकॉज वो कम हो गया, अपने तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा, सो बॉडी में से अपना कंट्रोल खोता जाता है। अगर हम बोलेंगे कि पेशेंट किसी और पे डिपेंडेंट हो जाता है या फिर अपना इंडिपेंडेंस खोता जाता है, देन इट वोंट बी रॉन्ग। ओके, मतलब ये है कि आपका शरीर से जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे खो रहा है। yes. अच्छा, कहीं पे मैंने ये भी पढ़ा कि जो पार्किंसंस के सिम्टम्स होते हैं या तो वो शुरुआती दौर में पता ही नहीं चलते हैं, तो ऐसा कुछ है? हाँ, शुरू शुरू में जैसे हाथ पैर का कांपना हो गया या फिर चलने में धीमापन आ गया या फिर कदम छोटे छोटे होने लगते हैं,
बॉडी में स्टिफनेस आ जाता है, कोई एक पेन पकड़ना चाहता है या फिर चाय का कप पकड़ना चाहता है, उसमें भी कोई मतलब कई दिक्कत आती है पेशेंट को। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि वो समझ में नहीं आता उनको कि हो किस ले रहा है, और पेशेंट समझते हैं या फिर उनको ये लगता है कि कहीं ये एज के कारण तो नहीं है। फिर जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करने लगता है वो और भी ज्यादा डिपेंडेंट होने लगते हैं। ओके मतलब ये है कि शुरुआती दौर में उन्हें स्टिफनेस महसूस होगी, आंखों के आगे धुंधलापन रहेगा, हाथ धीरे धीरे कांपने शुरू हो जाएंगे, एंड आफ्टर दैट वो लोग फिर जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जैसे हम सिम्टम्स के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, तो ये होता क्यों है इसके बारे में भी अगर हम चर्चा करें विस्तार तरीके से तो कैसे होगा? इसके कॉजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जैसे ब्रेन सेल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं, तो उसका कॉज आजकल के खान पान लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, क्योंकि हम आजकल ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां हमें कहीं पर भी अच्छा खाना, स्वच्छ खाना नहीं मिल पा रहा है। रेडिएशंस बहुत ज्यादा है, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, वाईफाई चल रहा है हर जगह, हम चाह कर भी कुछ चीजों को हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिस वजह से रेडिएशंस हमारा ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है। देन सेकेंड आ गया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इतना ज्यादा स्ट्रेस होने लगा है हमें, लाइक वर्क में, पर्सनल लाइफ में, वो भी धीरे धीरे डिग्रेड करने लगता है। खाने में टॉक्सिसिटी, पेस्टिसाइड्स, देन पोल्यूशन, देन एजिंग। कई लोगों का जेनेटिक भी होता है ये। अच्छा, यस, वंशानुगत होगा, मतलब अगर किसी को हुआ है तो वो आगे भी हो जाएगा। ठीक है। एंड सिम्टम्स में एक तो मोटर फंक्शंस जो मैंने आपको बताया, एक नॉन मोटर फंक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे नींद कम आने लगता है, स्मेल भी कम हो जाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ने लगता है, कई बार फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो उसको मास्क लाइक फेस बोलते हैं। जैसे हम एक मास्क पहन लेंगे तो हमें कोई एक्सप्रेशन दिखता नहीं है, तो दैट वे। एंड कई बार तो लाइक इट्स वेरी डिप्रेसिंग, डिप्रेशन में भी पेशेंट चला जाता है। बिल्कुल सही है। तो जैसे हमने कॉजेस के बारे में तो बात किया कि स्ट्रेस भी एक जो है मेन फैक्टर हो सकता है। उसके बाद लाइफस्टाइल, आप कैसे लाइफस्टाइल में रह रहे हैं, तो क्या डाइट भी एक मेन रोल प्ले कर सकता है इसमें? यस, मेजर रोल प्ले करता है। जैसे टॉक्सिसिटी का मैंने कहा बात, पेस्टिसाइड इतना ज्यादा यूज होता है फूड में, वही जाके ही सेल्स को डैमेज करता है, क्योंकि जो हम खाते हैं उसी से हमारा बॉडी बनता है, तो बीमारी भी उसी से होगा और आप ठीक भी उसी से होंगे। तो अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं टॉक्सिक चीजें तो ऑब्वियसली वो डिजीज कॉज करेगा, एंड एट द सेम टाइम अगर वही चीज हम चेंज करके खाते हैं देन डिजीज रिवर्स भी होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जैसे हमने इलाज के बारे में बात की, पेशेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि कहाँ इलाज लें, क्या वो आयुर्वेद की तरफ जाए, क्या वो होम्योपैथ की तरफ जाए, नेचुरोपैथ की तरफ जाए। और मैंने ये भी कहा कि एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसके बारे में शायद हमारे देश में बहुत कम जानकारी है लोगों को, जिसके बारे में हमने पहले बात भी की थी, तो वो ट्रीटमेंट है क्या? ओके, सो बीइंग अ आयुर्वेदा डॉक्टर, मैं सबसे पहले आपको ये आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि एक्चुअली होता है क्या। तो आयुर्वेदा में इसको कंपवात बोला जाता है, जैसे कंपन होता है ना, कंपवात। हाँ, तो कंपवात, कंपवात एक वात व्याधि है। जैसे वात, पित्त, कफ होता है हमारे बॉडी में, तो जब वात दोष विकृत हो जाता है या इम्बैलेंस होता है तब हमारे बॉडी में कंपल्सन्स, ट्रेमर्स, जैसे डिस्काइनेशिया हो गया, ये सारे सिम्टम्स होते हैं पार्किंसंस का, तो वो सब कुछ होने लगता है। तो अगर हम रूट कॉज पे फोकस करेंगे देन ओनली हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। बस डोपामिन लेवल को बढ़ाना is not the only solution. Yes, it is the solution, but किस तरीके से बढ़ाया जाए वो भी हम फोकस करेंगे। So from lifestyle disorder to food पे फोकस करेंगे हम। certain herbs हैं आयुर्वेदा में, then certain पंचकर्मा की थेरेपीज, then zero volt की थेरेपी, then hydrogen therapy, एक के बारे में आपको सब बताते जाऊंगी। बिल्कुल सही है। तो आप एक एक करके जो भी आपने ट्रीटमेंट बताया है उसे ब्रेक डाउन कीजिए कि कैसे होगा ये। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक वात व्याधि है। हाँ जी। तो वात के इम्बैलेंस जहाँ हो जाते हैं तो सबसे पहले हम उसको बैलेंस करने में फोकस करेंगे। तो कुछ हर्ब्स हैं ऐसे जो पार्किंसंस में बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये रिसर्च वर्क एंड जर्नल्स में भी ये पब्लिश्ड है। ठीक है। तो सबसे पहले आता है कपिकाचू, म्यूकोना प्रूरियंस कहा जाता है इसको। ये एल डोपा को बढ़ाता है। एल डोपा जो डोपामिन प्रोड्यूस करता है हमारे ब्रेन सेल्स में, दिस इज नेचुरल एल डोपा। देन सेकेंड इज अश्वगंधा।
ठीक है। अश्वगंधा ट्रेमर्स को और हमारा जो न्यूरो डिजेनरेट हो रहा है नर्व्स उसको वो रिप्रोड्यूस करता है। देन आ गया पीपली। पीपली ये क्या है, स्टिमुलेट करता है ब्रेन सेल्स को, क्योंकि अगर वो डेवलप हो भी गया, अगर स्टिमुलेशन उसका प्रॉपर नहीं हो रहा देन इट इज ऑफ नो यूज, और बाकी हर्ब्स को एब्जॉर्ब करने में भी ये इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। देन कम्स ब्राह्मी। ब्राह्मी एक स्ट्रेस को कम करने वाला चीज होता है, एंड अगेन वो ब्रेन का सबसे बेस्ट टॉनिक बोला गया है। ब्राह्मी। ब्राह्मी। ओके। And then we come शंखपुष्पी. Again that is a brain tonic. And then अशोका. अशोका क्या होता है, जैसे मूड स्विंग्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा होता है ऐसे पेशेंट में, और अशोका तो जैसे फीमेल में भी यूज होता है क्योंकि उनका हार्मोनल इम्बैलेंस एंड मूड स्विंग्स में जो काम करता है प्रॉपर, तो दैट वे सारा चीज जब हम मिला के देते हैं वन बाय वन देन इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और बहुत इजीली पेशेंट इससे कम आउट हो जाता है। सो रिकवर करने में ये और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है। देन हम सेकंड में आते हैं हमारे जो पंचकर्मा की थेरेपीज में। पंचकर्मा की थेरेपीज में जैसे हम देखेंगे अभ्यंग। अभ्यंग है ये मसाज, बट दिस इज ऑयल मसाज, मेडिकेटेड ऑयल मसाज, क्योंकि हाथ पैर स्टिफ हो जाता है एंड कांपने लगता है, तो अगर आउटर ऑयलिंग होता है तो अंदर जाके वो इन्फ्लेमेशन को सही करेगा, वात व्याधि को दूर करेगा एंड वो रिकवर करने में हेल्प करता है। सेकेंड थिंग इज नस्य। नस्य जो होता है नोज के थ्रू ऑयल डालना। हमारा नोज को हमारा ब्रेन का द्वार बोला गया है, तो अगर हम कोई भी चीज हमारे नोज के थ्रू डालते हैं तो यहाँ जाके जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आईज, ईयर्स, नोज, एंटायर नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमारा ब्रेन से ही सारा नर्वस सिस्टम रिलेटेड है। देन हमारा अपर बॉडी पार्ट, हार्ट, लंग्स हो गया, सब कुछ इसमें काफी ज्यादा ये फायदा करता है, और एट द सेम टाइम ये सेल्स को भी रीजनरेट करता है। देन कम्स बस्ती। बस्ती दिस इज मेडिकेटेड एनिमा। ये वात व्याधि के लिए सबसे बेस्ट है, और बस्ती को आयुर्वेदा में अर्ध चिकित्सा बोला जाता है। अर्ध चिकित्सा है, आपका हाफ ट्रीटमेंट इसमें ऑलरेडी हो गया, तो चाहे वो कोई भी डिजीज हो, ओके, तो आपका हाफ अगर इसमें ट्रीटमेंट हो जाता है देन बाकी आगे आपको इजी हो जाएगा कोई भी चीज करने में। ठीक है। देन we come to certain food and lifestyle, but उससे पहले मैं आपको बताऊंगी जीरो वोल्ट थेरेपी के बारे में। ओके, जीरो वोल्ट थेरेपी है क्या और किससे ये फायदा करता है, मैं आपको certain बेसिक चीजें बता देती हूँ। जैसे हमने डिस्कस किया था कि ड्यू टू दिस रेडिएशंस एंड ऑल हमारा बॉडी एंड सेल्स डैमेज होने लगता है, हमारे बॉडी में वोल्ट आ जाता है। जब हम जीरो वोल्ट थेरेपी करते हैं या फिर मिट्टी या घास के संपर्क में आते हैं, हमारा बॉडी जीरो वोल्ट में चला जाता है और हमारा बॉडी सेल्फ हीलिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। एंड फॉर दिस पार्किंसंस में बहुत ज्यादा फायदे होने लगते हैं। ठीक है। तो ये कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, ये आप विस्तार वाटिका में आके ये समझ सकते हैं, या फिर आप अगर कुछ नहीं तो नंगे पैर घास पे चल सकते हैं। ठीक है। बट सबसे बड़ी दिक्कत आजकल ये है कि हर जगह हमें मिट्टी और घास नहीं मिलता, और टाइम भी नहीं है लोगों के पास। यस, टाइम भी नहीं है और हमें मिलता भी नहीं है। अगर टाइम है भी तो फॉर दैट आप जीरो वोल्ट थेरेपी यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके आगे हम डाइट और फूड पे बात करने वाले हैं। डाइट एंड फूड, यस, जैसे कि मैंने कहा ये वात व्याधि है, तो वात व्याधि में ठंडा फूड वी शुड अवॉइड, हॉट गर्म खाना खाना चाहिए हमें, लाइट फूड खाना चाहिए, फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, और जो ब्रेन के लिए बेस्ट है वो सारी चीज हमें कंज्यूम करना चाहिए। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल वी शुड अवॉइड। एंड फर्दर उसके लिए कस्टमाइज भी होता है डाइट, क्योंकि सबका बॉडी अलग होता है, तो अकॉर्डिंगली कैसा क्या है पेशेंट को देख के, उसका बॉडी टाइप को देख के ये कस्टमाइज डाइट भी आपके लिए किया जाता है। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम लाइफस्टाइल में योगा, प्राणायाम, सर्टेन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसमें क्या है जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारा ब्रेन सेल्स जो है वो डेवलप होने लगता है। एंड सर्टेन जो भी आपके लिए फिजिबल हो वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि पार्किंसंस पेशेंट क्या है पैर हाथ कांपने के कारण इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते।
तो ये तो डाइट की बात हुई, और डाइट, फूड, 0 वोल्ट के बारे में हमने बात कर लिया। अब जिस थेरेपी के बारे में हम बहुत शुरुआत से ही बात कर रहे हैं कि एक ऐसी थेरेपी जिसके बारे में भी बहुत कम लोग ही जान पा रहे हैं या बहुत कम जगह ही इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, वो कौन सी ट्रीटमेंट है, वो कौन सा ट्रीटमेंट? ओके, ये जो थेरेपी है दिस इज हाइड्रोजन थेरेपी। हाइड्रोजन इनहेल करके हम इस थेरेपी को कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन की वाटर फॉर्म में आता है, ये टैबलेट फॉर्म में आता है, इन्फ्यूजन फॉर्म में आता है, बट द बेस्ट थिंग इज हाइड्रोजन इनहेलेशन। क्योंकि जो हम नाक के थ्रू जितना भी हम सांस लेते हैं वो अंदर जाके बॉडी को रिपेयर करता है, एंड एट द सेम टाइम ये सेल्स को रीजेनरेट करता है। तो सबसे पहले तो ये सेल डैमेज को रोकेगा एंड उसके बाद रीजेनरेट करेगा। जब हाइड्रोजन का काम क्या होता है और हाइड्रोजन किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो? बार बार हम हाइड्रोजन थेरेपी तो जान रहे हैं, और अगर हम हाइड्रोजन को डायरेक्ट इनहेल करें तो वो बेनिफिशियल है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के बारे में जाने तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतरीन तरीके से लोगों को समझ आएगा। ओके, सो हाइड्रोजन जो होता है ये स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होता है हमारे एनवायरनमेंट का या फिर हमारे अर्थ का, तो इजीली सबके साथ ये बाइंड हो जाता है। मैक्सिमम जो हमारे सब्सटेंस है, एलिमेंट है पूरे अर्थ में, वो हाइड्रोजन से ही बनता है। एंड जब ये हाइड्रोजन अंदर जाएगा ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर फ्री रेडिकल्स को ये कम करता है, एंड जब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर फ्री रेडिकल्स कम होगा तो वो बॉडी डैमेज होने से बच जाता है। जब बचेगा तो ऑब्वियसली कोई भी डिजीज आपका प्रोग्रेस नहीं करेगा। एंड एट द सेम टाइम प्रोग्रेस तो नहीं किया बट रुक गया, दैट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग, बट आगे प्रोग्रेस कैसे बॉडी रिकवर करेगा, तो रिकवर तब करेगा जब ये फिर से सेल्स दोबारा से बनने लगेगा। तो हाइड्रोजन अगर थेरेपी कोई पार्किंसन पेशेंट लेता है तो क्या उसके सेल्स रीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे? ब्रेन सेल्स रीजनरेट होते हैं, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है पार्किंसंस डिजीज में, एंड दिस इज साइंटिफिकली एंड रिसर्च वर्क भी इसमें हो चुका है। डॉक्टर जयश्री, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मैंने बहुत से डॉक्टर्स का इस पर इंटरव्यू लिया है, और जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या ये परमानेंट क्योर होगा, तो वो अटक जाते हैं और उनका ये कहना होता है कि नहीं, परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि वो रिअकर होता है। अगर पार्किंसन एक बार ठीक हो भी गया तो वो रिअकर होगा। तो कोई पेशेंट जो हाइड्रोजन थेरेपी ले चुका है तो क्या ये प्रॉब्लम उनका रिअकर हो सकता है? रिअकर होने की जो बात कहते हैं ये दे आर ट्रू, बट अगर हम परमानेंट इलाज इसका नहीं करते हैं और अगर हम बस सिम्टोमेटिक इलाज करते रहेंगे तो वो रिअकर होता रहेगा। बट व्हेन वी आर डूइंग द रूट कॉज आउट, जब रूट कॉज ही आपका आउट हो जाएगा देन वो रिअकर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो तमाम जो पार्किंसंस के पेशेंट हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स होंगे जिनके घर में हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए कोई आप टिप, कोई सजेशन, कोई मैसेज देना चाहेंगे प्लीज? सबसे पहले तो मैं लोगों को बोलना चाहूंगी कि आप अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए। जब आप कंफ्यूज होना बंद करेंगे और एक सही जगह पहुंचेंगे, उसका रूट कॉज पे काम करेंगे तो पूरे तरीके से आप ठीक हो सकते हैं। आप अपने घर में रह के आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, और आपको अगर ज्यादा जानकारी लेना है तो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जयश्री। थैंक यू। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्किंसंस, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने विवेक से हर चीज़ को देखिए, अपने विवेक से फैसला कीजिए। चाहे हाइड्रोजन थेरेपी है, चाहे मेडिसिन है, चाहे डॉक्टर्स हो, डाइट हो, कुछ भी हो, आंख बंद करके कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पढ़िए हाइड्रोजन थेरेपी क्या है, क्या वो आपके बॉडी पर काम करेगा, किस तरीके से वो मदद करेगा, उसके बाद उस ट्रीटमेंट की तरफ पहुंचिए। और अगर वो ट्रीटमेंट आपकी मदद कर रहा है तो अपनी जो एक्सपीरियंस है, आपका जो फीडबैक है, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, या हमें मेल कीजिए, कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए कि कैसे वो थेरेपी आपकी मदद कर रहा है। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो वो पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।